हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो वो करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि ये टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। और आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अनुच्छेद कितने हैं, 470 हो चुकी हैं। ठीक है, वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन मूल रूप से वो 395 ही है। अगर हम बात करें कि 470 हुए कैसे हैं, तो आपने देखा होगा आपको मिल जाते हैं कि 395 के ए, 51 ए। ठीक है, तो उसको आगे एक भाग जोड़ देते हैं। तो वैसे तो मूल रूप से 395 ही है। बाकी आप देख सकते हो कि 51 हमें का देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से जुड़ जुड़ के कितने हो गए, 470 ये हो चुकी हैं। ठीक है, वैसे मूल रूप से कितने हैं, 395 ही है। ठीक है समझ। तो देखिए पहले हम बात करते हैं भाग एक की, जिसमें अनुच्छेद 104 का वर्णन है। तो अगर हम बात करें भाग एक की, तो ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र के लिए। ठीक है, संघ यानी केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र जो है, इसके बारे में भाग वन में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद वन की, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत क्या है, राज्यों का संघ, यानी कि भारत के अंदर कई राज्य हैं। तो भारत क्या, राज्यों का संघ है। ये आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद वन में बताया गया है ये। नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद दो की, तो नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, तो नए राज्यों का अगर भारत प्रवेश करना चाहता है तो वो अनुच्छेद दो के तहत कर सकता है। और अनुच्छेद तीन में क्या बोला गया है कि राज्यों के क्षेत्रों के सीमाओं और नाम में परिवर्तन। अगर कोई राज्य है, ठीक है, उसके अगर सीमा परिवर्तन करना है, किसी एक राज्य को दो टुकड़ों में बांटना है यानी कि छोटा करना है, या किसी एक राज्य को दूसरे में मिलाना है, उसकी सीमा विस्तार कर देना है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद तीन के तहत कर सकते हैं। और अगर किसी राज्य का नाम बदलना है तो भी क्या, अनुच्छेद तीन के तहत ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और भाग एक के लिए यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें भाग दो के लिए, तो उसमें हमें अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन देखने को मिलता है और इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हो आप, नाग पंचमी से याद कर सकते हो। ठीक है, नाग से नागरिकता और पंचमी से यानी कि 5 से स्टार्ट है ये, तो आपको सर याद रखना है। ठीक है, तो भाग दो में नागरिकता का वर्णन है और अनुच्छेद 5 से 11 में इसमें भाग दो में वर्णन आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भाग दो नागरिकता के लिए है और ट्रिक क्या है, नाग पंचमी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग तीन की, तो उसमें अनुच्छेद जो वर्णन है, 12 से 35 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। 12 से लेकर 35 तक के जितने भी अनुच्छेद है उनका वर्णन हमें भाग तीन में देखने को मिलता है। और ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो। वैसे मौलिक अधिकार कौन कौन से, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और उसके संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्या है, 6 मौलिक अधिकार है और इनका वर्णन हमें 12 से 35 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 4 ए की, जिसको संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 51 में इसका वर्णन है। जो टॉपिक है हमारा मौलिक कर्तव्य, तो क्या है, 51 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कब ऐड करा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत के संविधान में इसको शामिल करा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन में 1946 में ये संशोधन किया गया और संविधान में इसको शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, एक इंसान के क्या मौलिक कर्तव्य होते हैं अपने राष्ट्र के प्रति, तो ये हैं। ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, वैसे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन के तहत, लेकिन 2002 में ऐड कर लिया गया है एक और संशोधन को, सॉरी एक मौलिक कर्तव्य को। ठीक है ना, अब वो मौलिक कर्तव्य कौन सा था और वो कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 5 की, जिसमें हमें वर्णन देखने को मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का। ठीक है, तो उसमें पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का जो पद है होता है। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्ति और राष्ट्रपति के क्या फंक्शन यानी कि कार्य क्या होंगे ये बताया गया है। और अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा। ठीक है ना, वैसे कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है निर्वाचन के लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, जिसमें बताया गया महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग
कब लगाया जाता है, कैसी स्थिति में हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, तो इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा हो, ठीक है, संविधान को उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसे में महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 61 में बताया गया है, ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। तो उसमें क्षमादान का जिक्र, आपको पता है राष्ट्रपति के सजा माफ़ कर सकते हैं। तो जो क्षमादान का वर्णन हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 72 में देखने को मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 123, इसमें के अध्यादेश की बात की गई है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, यानी कि एक कानून बना सकते हैं। संसद के सत्र दोनों संसद में सत्र नहीं हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो क्या होगा कि कोई ज़रूरी कानून लाना है तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, अध्यादेश ला सकते हैं, और वही मान्य होगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 123 में ये बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 143, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह, राष्ट्रपति क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, वैसे सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 में ये बताया गया है, ठीक है। मैं सभी अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाग 6 की। इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें पहले हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में, ठीक है। जैसे हमने ऊपर राष्ट्रपति की बात करी वो केंद्र स्तर पर था, वैसे राज्यपाल क्या होता है, ये राज्य के स्तर पर होते हैं, ठीक है, सबको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 153 की बात करें तो उसमें राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। और 154 की हम बात करें अनुच्छेद, तो उसमें शक्ति और कार्य, यानी कि राज्यपाल की शक्ति क्या होगी, उनके कार्य क्या होंगे। अनुच्छेद 155 में इनका निर्वाचन किस प्रकार होगा, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये अनुच्छेद 153, 54, 55 लाइन सबको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 63 में इनको उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ये बताया गया अनुच्छेद 64 में। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और 64 में राष्ट्रसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति, ये बताया गया है, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद है। तो मैंने ऐसे टॉपिक में बांट दिया है, ठीक है ना, आपको आसानी होगी कि प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, तो ऐसा आप इजीली लर्न कर पाओगे। तो प्रधानमंत्री से संबंधित पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की, जिसमें मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया। आपको पता है प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल होता है, जब अलग अलग मंत्रालय देखते हो मंत्रिमंडल ही होता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल होगा जो कि सहायक होगा प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो इनके बारे में अनुच्छेद 74 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 की, जिसमें महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अब महान्यायवादी होते कौन है, ये कानूनी सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, उसी प्रकार से महान्यायवादी एक तरह से कानूनी सलाहकार होते हैं जो कि प्रधानमंत्री यानी कि भारत सरकार को सलाह देते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे, फिर हम ऊपर संसद की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम बात करें मुख्यमंत्री की। जैसे हमने प्रधानमंत्री की बात करी, ठीक है, वैसे आपको मुख्यमंत्री का समझना है, ठीक है। तो 163 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है, 163 अनुच्छेद में, जैसे कि वहाँ पर हमें 74 में मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया जो कि प्रधानमंत्री के थे, ठीक है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है राज्य स्तर पर, वो 163 में बताया गया है। और 164 में मुख्यमंत्री के बारे में, और 165वें अनुच्छेद में महाअधिवक्ता के बारे में। हमने महान्यायवादी की बात कर दी थी, तो मुख्यमंत्री के लिए कौन होता है, महाअधिवक्ता होता है। सेम जो काम महान्यायवादी के वही मुख्यमंत्री के लिए महाधिवक्ता करता है, ठीक है, कानूनी सलाह देता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, तीनों लाइन से 163, 164, 165 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संसद की, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 में हमें संसद के बारे में बताया गया है, और 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो संसद के दोनों सदन ही होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसको याद कैसे कर सकते हैं, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर आपको सरल दिख रहा होगा, संसद का स, राज्यसभा का र और लोकसभा का ल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सरल सरल, ठीक है ना। तो आपको देख सकते हो, स से आपका संसद हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा आपका राज से, और ल से आपको लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 79, 80, 81 में आपका संसद के बारे में जिक्र आता है, जिसमें 79 में संसद के बारे में, 80 में राज्यसभा और 81 में
लोकसभा के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ और अनुच्छेदों की। जैसे कि हम बात करें अनुच्छेद 168 की, तो इसमें विधानमंडल के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो राज्य स्तर की संसद होती है उसको हम विधानमंडल कहते हैं। वही हम बात करें सेंट्रल लेवल की तो उसको हम विधायिका कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। वही हम बात करें राज्य स्तर की तो उसको हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में 168 में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 170 अनुच्छेद की, जिसमें विधानसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो विधानमंडल के दो सदन होते हैं जैसे संसद के होते हैं। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर तो विधानमंडल के दो सदन हो गए, कौन कौन से, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है ना, तो अगले तो जो अनुच्छेद जो है वो इसी के बारे में है। जैसे कि मैं बात करूँ अनुच्छेद 170 तो वो विधानसभा के बारे में है। और नेक्स्ट अनुच्छेद है 169 है। ठीक है, जिसमें विधान परिषद के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर 175 है वो थोड़ा गलत है। ठीक है, मिसप्रिंट हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 169 में बताया गया है विधान परिषद के बारे में। ठीक है, जो विधान परिषद है ये हर राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये केवल 6 राज्यों में भारत में। अब वो कौन कौन से राज्य है वो कमेंट में बताना है। ठीक है ना, पहले 7 थे, मैं आपको एक राज्य बता देता हूँ। पहले 7 थे। ठीक है, 7 क्यों थे, क्योंकि इसमें एक जम्मू कश्मीर भी शामिल था, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहाँ से हट गया है। तो अब 6 राज्य कौन कौन सा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो विधान परिषद के बारे में जिक्र मिलता है 169 में देखने को मिलता है। विधान परिषद को की समाप्ति या उसको रखना ये राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि वो विधान परिषद चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है ना, तो विधान परिषद रखना है या उसको विघटन करना है, तो ये अनुच्छेद 169 में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो अनुच्छेदों की, जो कि दोनों इंटरलिंक्ड हैं। एक अनुच्छेद 117 जो वित्त विधेयक के बारे में है, दूसरा अनुच्छेद 110 जो कि धन विधेयक के बारे में है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 110 की जो कि धन विधेयक के लिए है, तो इसमें क्या होता है कि धन जुटाने की जो प्रक्रिया है, राजस्व जो एकत्रित करना है, ठीक है, तो वो अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ठीक है, वित्त विधेयक भी इसी से संबंधित है, इसमें भी राजस्व की बात होती है, लेकिन वित्त विधेयक डिफरेंस क्या है इसमें, मेनली इसमें व्यय की बात भी होती है कि खर्च किस पर करना है। ठीक है, जो धन जुटाया है वो व्यय किस पर होगा, खर्च किस किस पर होगा, तो इसकी बात वित्त विधेयक में की जाती है। ठीक है, इसके बारे में अनुच्छेद 117 में बताया गया है। और धन जुटाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो राजस्व एकत्रित करना है, उसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 110 में बताया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो धन विधेयक और वित्त विधेयक पर डिटेल वीडियो लेके आऊँ तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 100 की, तो उसमें निर्णायक मत के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर संसद में किसी बात पर निर्णय नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो जो निर्णायक मत होगा वो अध्यक्ष का होगा। ठीक है, संसद के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 100 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बता रखा है। जब किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच में, लोकसभा राज्यसभा के बीच में मतभेद हो जाए, गतिरोध हो जाए, यानी कि निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है, मंजूरी नहीं हो पा रही हो, तो क्या होता है, दोनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, दोनों सदनों का, लोकसभा राज्यसभा का। तो इस संयुक्त अधिवेशन का जो ये प्रावधान है अनुच्छेद 108 में बताया गया है। उसके बाद धन अधिवेशन की मैं बात कर चुका हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं एक अनुच्छेद 112 की, जिसमें बजट के बारे में बताया गया है। और तुम्हारी गवर्नमेंट है जो बजट लेके आती है हर साल, तो उसके बारे में जो बताया गया है अनुच्छेद 112 में बताया गया है कि जो रूपरेखा तैयार हो जाती है कि कहाँ कहाँ पे हमें खर्च करना है, किन किन चीज़ों पे कितना खर्च करना है। ठीक है, तो ये बजट होता है, तो ये पेश किया जाता है संसद में, तो इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 112 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 116 की, लेखानुदान। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो बजट में कुछ खर्चे रह गए हैं, तो उसको क्या होता है, एक प्रस्ताव लाकर उस खर्चे को निपटा दी जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेखानुदान। ठीक है, जो बजट में रह गया तो वो लेखानुदान के माध्यम से पूरा कर लिया जाता है, वो बाद में प्रस्ताव लाकर। ठीक है ना, आगे समझ, तो ये इसको हम लेखानुदान कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करें तो इसके बारे में जिक्र बताया गया है, हमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 में। ठीक है ना, एससी का गठन यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार कौन कौन से होंगे, इनके उसके बारे में अनुच्छेद 131 में बताया गया है। और अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, कैग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है जो कैग है इसको हिंदी में हम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, मेनली आपको ये ध्यान रखना है, काम इनका होता है जो सरकार जो खर्च कहाँ कहाँ पर कर रही है, ठीक है, उसका लेखा जोखा रखना होता है।
जो सरकार द्वारा किया गया खर्च है उसका ध्यान रखना होता है, उसका लेखा जोखा रखना होता है। जो हमें घोटाले के बारे में पता चलता है वो एक कैग की रिपोर्ट से पता चलता है, ठीक है ना। अब कैग की फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। तो जो कमेंट ने पूछा आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी जो कैग है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और अनुच्छेद 148 में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो अनुच्छेद 214 में बताया गया है राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, तो ये अनुच्छेद 214 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 216 में बताया गया है हाई कोर्ट के गठन के बारे में, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक इससे संबंधित जो भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 249 है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। तो राज्य सूची क्या होती है, राज्य सूची में वो सारे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं विषय जिस पर लोकसभा भी क्या है कानून बना सकती है, अगर राज्यसभा जो है विशेष बहुमत द्वारा अधिकृत कर दे। यानी कि अगर राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में अनुच्छेद 249 में बताया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। यानी कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है लोकसभा को, अगर राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा ऐसा कर देती है तो। आया समझ। उसके बाद अनुच्छेद 250 में बताया गया है आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। जब इमरजेंसी लगा दी जाती है तो उस टाइम पर भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास आ जाती है, लोकसभा के पास आ जाती है, यानी कि केंद्र सरकार के पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 262। इसमें नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है। अगर किसी 2 राज्यों के बीच में नदी जल विवाद हो जाता है तो इसका जो निर्णय है उसको जो सॉल्यूशन निकलेगा, जो सोल्व करना है इस मुद्दे को, नदी जल विवाद को, इस संसद में होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में अनुच्छेद 262 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 263 की बात करें तो एक अंतर्राज्य परिषद होता है, ठीक है, जो कि विवाद को निपटाएगा 2 राज्यों के बीच में, तो अनुच्छेद 263 में बताया गया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 280 की। तो इसमें एक वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, जो कि हर 5 साल गठन होगा इसका। और इस वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, स्थापना कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। तो वित्त आयोग के गठन के बारे में हमें 280 अनुच्छेद में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 312 की। तो अखिल भारतीय सेवा IAS IPS IFS इनके बारे में बताया गया अनुच्छेद 312 में। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 315 की, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है, तो हमें बताया गया है। आगे हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के लिए, जिसको हम चुनाव आयोग भी कह देते हैं। तो इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है निर्वाचन आयोग के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य भाषा की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 में बताया गया है, जो कि हिंदी है और लिपि क्या है, देवनागरी है, ठीक है ना। तो को ध्यान रखना है, राज्य भाषा जो कि अधिकृत राज्य भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है, इसके बारे में अनुच्छेद 343 में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपातकाल से संबंधित, इमरजेंसी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं। जैसे कि मैं बात करूं अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो ये बताया गया है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है, जब देश में संकट आ जाए, वित्तीय संकट आ जाए तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तो उसके बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान संशोधन के बारे में, कहाँ किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, संविधान संशोधन का वर्णन किया गया, बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 17 की हम बात कर लेते हैं, जो कि अन्य महत्वपूर्ण संशोधनों में आता है। अनुच्छेद 317 में बताया गया अस्पृश्यता कांड, ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 29, तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, तो इनके बारे में वर्णन अनुच्छेद 29 में देखने को मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 40, तो पंचायती राज, जो पंचायत राज प्रणाली है, ग्राम सभा, नगरों के लिए नगर पालिका, तो इनके बारे में जिक्र हमें देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है अनुच्छेद 40 में, को पता होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 32 की हम बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है हमारा,
और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाकी मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि इसी के तहत क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार भी इसी के तहत न्यायालय रीट जारी करता है। ठीक है, अब रीट कौन कौन से होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मौलिक अधिकार वाली वीडियो मैंने आपको बता रखे कौन कौन सी रीट जारी करता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी मौलिक अधिकारों का हृदय और आत्मा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये थे सारे सारे अनुच्छेद जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सब याद होने चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।